हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी जोशी। आज फिर से आपको सीटेट प्रीवियस ईयर ईवीएस का जो 1 जनवरी का पेपर है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोता है। ऑप्शन नंबर 2 है, स्लॉथ चिंपैंजी जैसा दिखता है और लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर लटक के सोता है। ऑप्शन नंबर 3 है, स्लॉथ चिंपैंजी जैसा दिखता है, 22 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। स्लॉथ भालू जैसा होता है और ये 17 घंटे क्या होता है, उल्टा वृक्ष पर 17 घंटे लटक कर सोता है और यह उसी पेड़ की लीव्स को क्या करते रहता है, पत्तियों को खाते रहता है। और इसकी उम्र होती है 40 वर्ष। ठीक है, स्लॉथ की एज है 40 साल है और यह एक पेड़ पे कम से कम मतलब वहाँ पे एक पेड़ पे 5 साल तक रहता है। ठीक है, और 17 घंटे क्या करता है, ये उल्टा लटक कर अपनी ज़िंदगी ये लगभग मतलब कहा जाए कि अपने जीवन में 8 से 9 पेड़ में ही अपने जीवन ये पूरा गुजार लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उडेलते हैं, मलाई उस पर रह जाती है और यह पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी फिल्ट्रेशन, निस्यंद। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निस्यंद। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। ठीक, इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। ज़मीन में दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1.77 किलोमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों के वह समूह जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, वह कौन सा समूह है? तो इसका राइट आंसर है, ये है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो कि कहाँ है, जो कि कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब इधर देखो बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक, तो आप इसको मैप को अच्छे से क्या करिए, इधर आ जाता है कि आपका अरब सागर, इधर जैसे आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो एक के जो किनारों में जो राज्य लगते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और इधर के राज्यों में जो इधर के क्षेत्र पे जो राज्य लगते हैं, ठीक है, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो आप ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ये आते हैं आपके क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर दिया है वो है 8,850 मीटर, 50 मीटर। बट इसका जो एनसीईआरटी में लिखा है 8,848 मीटर। ठीक है, वहाँ पे इसके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और यह नेपाल पे स्थित है और यह क्या है, सबसे बड़ी हमारी पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है ये। और इसमें जो माउंट एवरेस्ट पे प्रथम भारतीय महिला थी, वो जो इस पे चढ़ने वाली थी, वो बिछेंद्री पाल थी। इस बार के सीटेट पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और उन्होंने एक क्वेश्चन तो ये आया था कि पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन थी? तो वो बिछेंद्री पाल थी। और एक आया था कि वो कौन सी डेट को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो है 23 मई। ठीक है, 23 मई 1900
1984, ठीक है, 1984 को वो वहाँ पे चढ़ी थी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पहली बार इसकी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पहली बार अंग्रेज़ों द्वारा 1849 में मापी गई थी, ठीक है। ये थोड़े से माउंट एवरेस्ट के बारे में की पॉइंट्स हैं, आप इनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा होता है कोई, ये क्या है? टूटता तारा क्या है? ये उल्का होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब खिजड़ी वृक्ष के बारे में, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, ओके। और ऑप्शन नंबर 3 सी है, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग कर दवाई बनाने में होता है, इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो ए है, ये मुख्यतः, हाँ, खिजड़ी के वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं और इनकी जड़ें क्या होती हैं, इनमें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसलिए वो राजस्थान में इसलिए वो पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और ये वहाँ पे अच्छे से टिक सकते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर इसमें एक डी सही आंसर है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है और इस लकड़ी पर कोई कीटे नहीं लगते या कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और सॉरी, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार मोटी होती है, और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है और छतों पे कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। आपको अगर याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको घरों के बारे में बताया था, मनाली के घर कैसे होते हैं, राजस्थान के घर कैसे हैं, केरल के घर कैसे हैं, लद्दाख के घर कैसे हैं। तो जो ये सारी विशेषताएं, वहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो आप ऐसे ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये राजस्थान की बात हो रही है। और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये अपने मकान क्या करते हैं, बिल्कुल झाड़ियों से, इनकी छतें झाड़ियों से बनी रहती है और ये अपनी दीवारों की मिट्टियों से मोटी मोटी पुताई करते हैं ताकि अंदर क्या बनी रहे, ठंड बनी रहे, ठीक है। तो ये इनके घरों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पे अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह किस क्षेत्र से आया हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, अब वहाँ बोला है कि सरसों के तेल, तो सरसों के तेल कहते हैं, ये कहाँ हो जाएगा, ये कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर पे ही सरसों के तेल का अधिक उपयोग किया जाता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि मैं वहाँ उस जगह से आया हूँ जहाँ पे किसके नारियल के तेल का उपयोग होता है, तो इसका आंसर फिर केरल हो जाता। तो इसका आंसर अभी कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई पक्की मछलियाँ खाते हैं वहाँ पे लोग, और वहाँ पे ठंड होती है, तो इसलिए वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गरम गरम चीज़, वहाँ पे दूध, भेड़ और गाय वाय ज़्यादा पाली जाती हैं, और ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल केजी से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद अधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यह यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चों का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी हो जाता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटा सोते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
कि जो एक छोटा हाथी होता है ना, उसके बच्चे की जो भार होता है वो 200 केजी के बराबर होता है, और हाथी 9 से 10 घंटा नहीं सोते, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही वो आराम करते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा मड में खेलना पसंद होता है, कीचड़ में भीगना और खेलना उनको पसंद है। और यह एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी तक की पत्तियाँ खाता है, ठीक है? 100 केजी की ये लोग क्या करते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा-सा हाथियों के बारे में बता देती हूँ। जो हेड ऑफ़ द मतलब जो हाथियों का वो होता है ना, उसमें एक फीमेल हाथी सबसे हेड होती है, और वो एक अडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 केजी वो लीव्स एंड ट्विंग इन द वन डे। एक दिन में वो 100 केजी ही क्या करती हैं, पत्तियां खाती हैं। और एलिफेंट स्लीप फॉर द ओनली 2 से, और वो 2 से 4 घंटे क्या करते हैं, स्लीप सोते हैं, ठीक है। और अपनी स्किन को कूल रखने के लिए वो मड का इस्तेमाल करते हैं। और जो हाथी के बड़े बड़े कान हैं, ठीक है, उनका वो किसका काम करते हैं, वो पंखे की तरह काम करते हैं। और हाथियों का एक झुंड होता है जिसमें से 10 से 12 हाथियाँ एक झुंड में क्या होते हैं, एक हाथियों का झुंड होता है जिसमें 10 से 12 हाथी उस झुंड में होते हैं। और उसका जो हेड होता है वो एक क्या होती है, फीमेल एलिफेंट जो सबसे बड़ी होगी वो उसकी हेड होगी, ठीक है। उसके बाद एक इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हाथी के बच्चे हैं, एक छोटा हाथी जिसका वेट क्या होगा, 200 केजी उसका क्या होता है, वेट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया गया है। अब रिसाइकिल किया गया है, उस समूह को चुनना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोहे की कीला। अब लोहों का मतलब वो करके उसकी कीला बनाई जाती है। और गत्तों का डब्बा, ठीक है, जब गत्ते पुनः चक्रण कर गत्तों के ऐसे कॉपी किताब होता है या पुरानी किताब है, कुछ पेपर हैं, कागज़ हैं, तो उनको रिसाइकल करके ही क्या किया जाता है, गत्तों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिसाइकल। और स्टील मग है, स्टील मग के, और ग्लास की बोतल्स हैं, इन सब का क्या करके रिसाइकल करके ही क्या किया जाता है, मतलब चीज़ों पहले जो चीज़ें बनी हैं उनको रिसाइकल कर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। अब जो छोले भटूरे हैं ये कहाँ की वो है, भोजन है। तो छोले भटूरे हमारे हैं कहाँ के, पंजाब के, ठीक है। उसके बाद नारियल और ये टेपियोका, ये तो हमारा टेपियोका देखते ही आप कहाँ लगा दीजिए, केरल लगा दीजिए। उसके बाद सरसों के तेल में बनी पकी हुई मछली, मैंने आपको बताया था ना, ये कहाँ खाई जाती है, ये कश्मीर में खाई जाती है। और नारियल के तेल की बनी पकी मछली, तो ये गोवा या केरल। तो अभी यहाँ पे हम गोवा लगा देंगे। तो इसका अब राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए का 3 हमारा किस में है, सब में है। तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सिर्फ एक एक एनिमिनेट होगा। और सेकंड का बी है, सेकंड का बी ठीक है, ये हमारा फोर्थ में है। थर्ड का डी हमारा कश्मीर ठीक हो गया। और फोर्थ का ए हमारा गोवा हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों की रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। अब देखो कक्षा 4 के छोटे बच्चों के लिए क्या करना है, रचनात्मक आकलन के लिए उनको क्या करना है, एक अच्छे से कार्य का चुनाव करना है। तो उनके लिए क्या करेंगे, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर 1 है, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अब बच्चों को प्रश्नोत्तर लिखा के उनका कोई मतलब उनको कोई एक्टिविटी तो होगी नहीं, तो ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता। उसके बाद डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम उनको एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे क्या होगा, वो सीखेंगे अच्छे से। उसके बाद तैरने और डूबने की परिभाषा का, अब वो ये परिभाषा की व्याख्या करके वो उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद, अब याद तो बच्चों को बिल्कुल नहीं करवाना, उनको रोट मेमोरीज तो मेमोरी मतलब
रोड लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करवानी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। अब क्यों कला और शिक्षण का समावेश करना चाहिए? इसका सही आंसर है क्योंकि उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल सके, सहपाठी सीखने को बढ़ावा मिल सके, कक्षा में अनुशासन के लिए हम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उसके समावेशन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी। देखो आप उसकी क्रिएटिविटी करवाएंगे, पीयर लर्निंग करवाएंगे और इंक्लूजन करवाएंगे, ठीक है, उसका समावेशन करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम के रूप में थीम है आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों का चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। अब उनकी जो थीम है, मैंने आपको बताया था ना कि 6 थीमें हैं, ठीक है। अब 6 थीम कौन कौन सी कमेंट करके आप लोग बताइए। और 6 थीम है, उसमें से जो हमारी 3rd थीम है शेल्टर, ठीक है, उसके लिए पूछताछ के लिए कौन सी मतलब एक्टिविटी उनको प्रोत्साहित करेगी? तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने को कहना, ठीक। सेकंड है विभिन्न प्रकार के आश्रयों का चित्र साझा करना। उसके बाद है नेक्स्ट है विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों के अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। देश के विभिन्न आश्रयों पर पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। पावर पॉइंट प्रस्तुत करके नहीं हो सकता और चित्र एकत्रित करके भी नहीं हो सकता, चित्र साझा करके भी नहीं हो सकता। उनको बोलिए कि मतलब ये है ना लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग की मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी तो बच्चा सीखेगा, तो वहाँ जाएगा, वो खुद अनुभव करेगा और उनको सुनाने के लिए कहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण होता है। ऑप्शन 1 है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों के मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का। और ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसमें क्या होगा? विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों का मतलब इसमें वो किया जाता है, ठीक है, समावेश किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बच्चों को क्यों पढ़ाना है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है? तो इसका नंबर फर्स्ट है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाल को संवेदनशील बनाना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल एवं प्रारूप का विकसित करना। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदाय के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनको आगे पढ़ना है तो इसलिए अभी से ही तैयार करें। विद्यार्थियों को उनके पास उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों पे इतना जाना नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि उनको लैंगिक भेदभाव के संबंधित मुद्दों के बारे में समझ में आ जाए और उनको क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, ठीक है, उनको आसपास की चीज़ों के बारे में बताना है, उनको संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने हो गए क्वेश्चन? चलो एक लास्ट कर लेते हैं। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का अभिकल्पना की गई। अब इस क्रिया की अभिकल्पना कैसे की गई? ठीक, टू प्रमोट एक्सपीरियंस लर्निंग। और सेकंड है प्रमोट लर्निंग टू कॉन्सेप्ट रिलीज टू फूड, मेक टू लेसन मोर इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, अलाउ द स्टूडेंट टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली।
फ्रीली, ठीक है। उनको तो अनुभव सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका राइट आंसर है कि वो मतलब अपने एक्सपीरियंस वो सीखेंगे, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो ऐसा कहती है कि अपने फैमिली से ये सब पूछ के लाना करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो दृष्टिबाधित है उनके लिए पर्यावरण शिक्षा पढ़ाने के लिए कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, ठीक है। सेकंड है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। थर्ड है किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। और चौथा है स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो अगर वो क्या है, अगर वो मतलब वो उसको दिखाई नहीं देता है, वो दृष्टिबाधित है, तो उसको क्या करना है, यूज़ मोड ऑफ टेक्टाइल टेक्निक्स लर्निंग मटेरियल, उसको क्या करना है, स्पर्श करने वाली चीज़ों की उसकी लर्निंग में अधिक से अधिक उपयोग करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, पाठ के अंत में, और जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, और शिक्षण अधिगम के दौरान। तो उसका आकलन कब किया जाना चाहिए? न तो पाठ के अंत में किया जाना चाहिए, न आरंभ में किया जाना चाहिए, और जब वो कहेगी हाँ अब मेरा असेसमेंट कर दीजिए, ऐसा नहीं। उसको क्या करना है, शिक्षण अधिगम के दौरान ही उसका क्या करना है, आकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब जब वो सीख रहा है आकलन बच्चों का, तब करना चाहिए कि वो सीखने के दौरान, अधिगम शिक्षण के दौरान उसका आकलन करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।